भारत में ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाली एक बहुत पुरानी करीब 20 साल पुरानी योजना को अचानक से बदल दिया गया है। और ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज हम एक संपादकीय के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों के पीछे की असल कहानी क्या है और ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जो योजना 2 दशकों से चल रही थी उसे इस तरह से पूरी तरह बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये सिर्फ कोई प्रशासनिक बदलाव है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छिपी है। चलिए एक एक करके इन बदलावों को समझते हैं। अच्छा, बदलावों की जो शुरुआत होती है वो होती है नाम से। पहली नज़र में ये शायद एक मामूली बात लगे, लेकिन जैसा कि संपादकीय इशारा करता है, यहाँ नाम का बदलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो हुआ ये है कि योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। संपादकीय का तर्क है कि ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक बदलाव है, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। ये उस विचारधारा की तरफ इशारा करता है जिसका गांधी जी के विचारों से ऐतिहासिक रूप से मतभेद रहा है। देखिए, बात को और गहराई से समझे तो गांधी का नाम सिर्फ एक टैग नहीं था, ये उनके ग्राम स्वराज के पूरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा था। ग्राम स्वराज मतलब गांव का अपना राज, अपना शासन। ये वो आइडिया था जो पावर को दिल्ली के बड़े दफ्तरों से निकालकर सीधे गांव के लोगों के हाथ में देता था। इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो नाम का किस्सा तो ये था। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और वो है पैसा। यानी इस योजना की फंडिंग कैसे होगी, और ये बदलाव सीधा सीधा राज्यों के जेब पर असर डालने वाला है। 60-40 ये वो नया अनुपात है जो अब इस स्कीम की पूरी कहानी बताएगा। पहले क्या होता था, ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से चलती थी, लेकिन अब इसका खर्चा केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया गया है। मतलब सीधा सा है, अगर योजना पर 100 रुपए खर्च होते हैं तो उसमें से 60 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन बाकी के 40 रुपए वो राज्यों को खुद अपनी जेब से देने होंगे। जाहिर है, ये राज्यों पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है, और संपादकीय इसी को लेकर कुछ चिंताएं जताता है। तो चिंताएं क्या क्या हैं? देखिए, संपादकीय 3 मेन पॉइंट्स बताता है। पहली बात, ज्यादातर राज्यों की माली हालत पहले से ही कोई बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चिंता ये है कि कहीं राज्य वोट बैंक के चक्कर में इस पैसे को काम करवाने के बजाय सीधे कैश बांटने वाली स्कीमों में न लगा दें। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, कल को अगर इस स्कीम का खर्चा बढ़ता है तो वो सारा एक्स्ट्रा बोझ भी अकेले राज्यों को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने नाम की बात की, पैसे की बात की। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम बदलाव पर, कंट्रोल पर। यानी अब फैसला कौन लेगा। और ये वो बदलाव है जो इस पूरी योजना की आत्मा को, उसके कोर को ही बदल देता है। देखिए, यहाँ एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पहले ये स्कीम बॉटम अप अप्रोच पर चलती थी, यानी डिमांड बेस्ड थी। इसका मतलब गांव के लोग बताते थे कि उन्हें किस काम की जरूरत है, लेकिन अब इसे सप्लाई ड्रिवन बना दिया गया है। यानी अब केंद्र सरकार ऊपर से तय करेगी कि किस इलाके को कितना पैसा और काम मिलेगा। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। पुराना तरीका क्या था? गांव की पंचायत ने कहा, हमें एक तालाब खोदना है, और सरकार ने उसके लिए पैसा दिया। नया तरीका क्या है? सरकार ऊपर से कहेगी, तुम्हारे राज्य के लिए इतना बजट है, अब इसमें देख लो क्या करना है। तो आप देख रहे हैं, जो पावर का बैलेंस है वो गांव से शिफ्ट होकर सीधा सेंटर के पास जा रहा है। तो ये तीनों चीजें, नाम का बदलना, पैसे का बंटवारा और कंट्रोल का सेंट्रलाइज होना, जब हम इन तीनों को एक साथ रख के देखते हैं तो ये हमें वापस उसी एक बड़े आइडिया पर ले आते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, गांधी का ग्राम स्वराज। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये ग्राम स्वराज है क्या। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो गांव का अपना राज। गांधी जी का विजन ये था कि सच्चा लोकतंत्र तब आएगा जब हर गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, अपने फैसले खुद ले सके, उसे हर चीज के लिए दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े। और बस यहीं पर आकर संपादकीय अपना फाइनल पॉइंट रखता है। उसका तर्क ये है कि ये सारे बदलाव, नाम हटाना, राज्यों पर बोझ डालना और फैसले लेने की ताकत को सेंट्रलाइज करना, ये सब मिलकर ग्राम स्वराज की आत्मा के ही खिलाफ है। मतलब जिस जमीनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनी थी, नई स्कीम में उसके लिए कोई जगह नहीं दिखती। तो इन सब बदलावों का भविष्य क्या है? आखिर में संपादकीय हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बहस की जड़ में है।
और सवाल ये है कि अगर फैसले लेने की पावर गांव से छीन कर केंद्र के पास जा रही है, तो फिर गुड गवर्नेंस या सुशासन आएगा कैसे? क्या दिल्ली में बैठकर लिए गए फैसले गांव की जमीनी हकीकत को सच में समझ सकते हैं? संपादकीय इसी बड़े सवाल पर आकर खत्म होता है, जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले।